आप सब लोग तो क्लास 12 टर्म 2 का बिजनेस स्टडीज का सीबीएसई का सैंपल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 8 तक हम बना चुके थे कि किस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चंस को रीड करना और आंसर्स राइटिंग का पैटर्न क्या होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। देखो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, आप खुद ही देखो कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट पूछे गए। मतलब अगर 40 मार्क्स का पेपर है तो कम से कम 15 मार्क्स तो मान के चलो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। यानी कि जो बच्चे केस स्टडी से घबराते हैं तो प्लीज टेंशन ना लो, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कम से कम 15 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये भी देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 5 मार्क्स का है और ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। आपको 5 राइट्स बताने हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में है। तो मैंने आप लोगों को कोपरा 2019 की भी एक वीडियो अलग से बना के दी थी कि आप देखना कि क्या बेसिकली चेंजेस है। राइट्स में कोई चेंज नहीं है, तो जैसा आपने राइट पहले भी देखे थे 5 राइट, कोई भी 5 राइट आप लिख सकते हो। जैसे राइट टू सेफ्टी है, राइट टू चूज है, या राइट टू चॉइस आप लिख सकते हो, सीक रिड्रेसल लिख सकते हो, कंज्यूमर एजुकेशन लिख सकते हो, बट यू हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कौन कौन सा राइट है। सबसे पहला क्या है क्लास? राइट टू सेफ्टी, यानी कि भैया आपकी जिम्मेदारी है कि सेफ्टी मेंटेन रखना, यानी कि आपको कोई नुकसान ना हो। कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो पर्टिकुलर आईएसआई मार्क है या जो भी सिक्योरिटी मार्क है उसको देख के आप लोग, है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन भैया ये आपका अधिकार है। देखो आप अगर ऐसे लिखोगे सीधे सीधे तो 5 में से 2.5 नंबर मिलेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपने 2-2 3-3 लाइन इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी देना है जो मैंने क्लास आपको सिखा रखा है। राइट, तो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि कंज्यूमर का ये अधिकार है कि जो भी प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उसके लिए उसे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दुकानदार दे। जो भी वो पूछेगा उसके लिए क्लास दुकानदार उसको पूरी इंफॉर्मेशन दे। राइट टू चूज, आपका अधिकार है, आप भैया चूज कर सकते हो। दुकानदार फोर्सफुली नहीं बोलेगा कि भाई ये वाला ले लो, भाई ये शर्ट ले लो, जच रही है भाई आपके ऊपर। बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकता वो। आपको अपनी मर्जी से अपना दिमाग लगा के ब्लाइंडली सेलर के वर्ड पे बिलीव ना करके सोच समझ के प्रोडक्ट को चूज कर रहा है, यह आपका राइट है। ठीक है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, इवन क्लास कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए। आपने टीवी पे बहुत सारे एड्स देखे होंगे जो आते हैं इसके रिगार्डिंग, जागो ग्राहक जागो कैंपेन चलाया जाता है, न्यूज़पेपर में आपके सिलेबस में डाला गया है ताकि कंज्यूमर्स को पता हो कि भाई ये हमारे राइट्स हैं, ये हमारे अधिकार हैं। ठीक है, राइट टू हियर एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, राइट टू हियर मतलब अच्छा अगर कोई कमी हुई, अगर कंज्यूमर को कोई नुकसान होता है, दुकानदार ने किसी तरीके कोई फ्रॉड किया है, तो ये राइट है कंज्यूमर का कि कंज्यूमर की बात सुनी जाएगी। वो कंप्लेन फाइल कर सकता है क्लास, उसकी बात सुनी जाएगी अगर उसको कोई नुकसान हुआ है, कोई गलत डेफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट है या कोई फॉल्ट है, एडल्ट्रेशन है, ठीक है, किसी भी तरीके का फ्रॉड है तो भैया वो कंप्लेन कर सकता है, उसका अधिकार है। तो आप कह सकते हो भाई मैं कंज्यूमर सेल में चला जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या क्लास नेशनल कमीशन हो गया, स्टेट कमीशन, जहां भी हो मैं आपकी कंप्लेन फाइल करूंगा। और लास्ट है इसके बाद राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी कि सिर्फ कंप्लेन फाइल नहीं करेगा वो, उसको सीक रिड्रेसल भी मिलेगा। यानी कि उसको अगर कोई नुकसान हुआ है, जेन्युइन लॉस उसको हुआ है, उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। जितना भी नुकसान कंज्यूमर का हुआ है, कोर्ट कचहरी का केस हो, चाहे प्रोडक्ट का रिफंड हो, चाहे प्रोडक्ट का मार्केट से उठाना हो, फॉल्टी एडवर्टीजमेंट को बंद करना, वो सब क्लास किया जाएगा और उसको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा, मैंने आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बता रखा है कि कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स, मतलब सॉरी, अगर कंज्यूमर जीत जाता है तो क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या क्या क्लेम कर सकता है वो, क्या क्या रेमेडीज वो मांग सकता है। अगर आपको याद है तो एक बार जरूर मुझे लिख के दिखाओ, क्योंकि ये जो भी मैं बोलता हूँ लिख के दिखाओ कमेंट में, देखना आपको याद हो जाता है। पिछली बार आप देखो आपने जो कमेंट में लिख के दिखाया था आपको आपको याद होगा। आप बताओ आपको याद है कि नहीं? पिछली बार जो भी मैंने बोला था कि स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस लिखो, कंट्रोलिंग का प्रोसेस लिखो, तो देखो आपको याद भी होगा, है कि नहीं? तो ये इसलिए बोलता हूं आप लिखा करो आपके फायदे के लिए। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। 9th का और क्वेश्चन, एन्यूमरेट एनी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, किसी बच्चे को पता राइट नहीं याद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है, तो भैया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकता है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो हम लोगों ने कर रखी है। जैसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि भाई इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। आप डिटेल में लिख लेना क्लास, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, मैं ओरली आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, आप भैया कैश मेमो पे डिपेंड रहना। फॉलो राइट्स, देखो जो राइट है ना, आपके जितने भी अधिकार हैं उसको आप एग्जिस्ट करो, मतलब आप उसको फॉलो करो। भैया तुम्हें राइट्स मिला है कि तुम कंप्लेन फाइल कर सकते हो, तो तुम कंप्लेन फाइल करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमको राइट्स अगर मिला है कि छोटी छोटी चीजों के लिए, इवन जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस है उसके लिए भी तुम कंप्लेन फाइल कर सकते हो। 100 रुपए का सामान, 200 का सामान, ये मत सोचो। ये सोचो कि अगर दुकानदार को आज 100 का सामान छोड़ दिया, उसकी कंप्लेन फाइल नहीं करी, तो कल वो 200 का घोटाला करेगा, कल को 2000 का, फिर 2 लाख का, फिर 20 लाख का। ये धीरे धीरे क्लास बढ़ता चला जाएगा। तो कोई भी छोटी मोटी चीज है तो आपके कंप्लेन फाइल करना है। क्लास क्वालिटी पे फोकस करना है ना।
मतलब क्वालिटी पे इंसिस्ट ऑन क्लास क्वालिटी, मतलब आपको ये नहीं कि आप बहुत ही घटिया सामान ले रहे हो। अब जैसे मिठाई है, आप 50 रुपए किलो 100 रुपए किलो कोई दे रहा है तो उसे खा के बीमार पड़ सकते हो। ऑब्वियस है क्लास, चीजें इतनी महंगी हैं कि भैया इतने सस्ते में कोई चीज दे रहा है तो पक्का मिलावट का और खराब सामान होगा, है ना। तो आपने ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, लॉ को फॉलो करना है। लाइक आप इलीगल प्रोडक्ट खरीदो ही मत। अगर आप इलीगल, आपने गांजा खरीदा, चरस खरीदा आपने, जहां दारू अलाउ नहीं है वहां दारू खरीदा और तुम्हें नुकसान हुआ तो तुम क्या कंप्लेन फाइल करोगे, वो इलीगल है। और कैश मेमो जो है उस पर डिपेंड रहना आप, है ना, बता दिया तो मैंने पहले ही कि भाई बिल ले लो, क्योंकि बिल इज द प्रूफ ऑफ परचेज कि आपने उसी से वो सामान खरीदा है, किस डेट पे खरीदा है, कितने खरीदा, सब बिल में लिखा रहता है। और आपने बिल ही नहीं लिया है तो भैया दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो, यानी कि डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो द वर्ड ऑफ सेलर। भाई सेलर के वर्ड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। एडवर्टीजमेंट पे नहीं जाना है। एडवर्टीजमेंट में सिर्फ चकाचौंध रहती है। एडवर्टीजमेंट के अंदर जो दिखाया जाता है वो ट्रूली नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो प्लीज आप एडवर्टीजमेंट को फॉलो ना करो। सोच समझ के अपने हिसाब से आप सामान को खरीदो। लेबल चेक करो, उसका एमआरपी चेक करो, ये सारी चीजें, और क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारे आप कोई भी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी आराम से लिख सकते हो। 10th क्वेश्चन देखो क्लास, ये 10th क्वेश्चन जो है देखो, ये भी सेम आपको दिया गया है 5 नंबर का, और आपको बनाना है रेगुलेटरी फंक्शन। आपको पता है, मैंने बताया था आपको सेबी के फंक्शन पक्का आएंगे बोर्ड में, आज भी बोल रहा हूं। सेबी के फंक्शन में 3 फंक्शन है क्लास, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, डेवलपमेंट फंक्शन है और रेगुलेटरी फंक्शन है। तो रेगुलेटरी फंक्शन जो है उसके लिखने हैं आपको 5 पॉइंट, आपको किसी और के लिखने। हर पॉइंट 1 नंबर का है। अगर आप सीधे 5 पॉइंट, कोई एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं चाहिए, सीधे आपने 5 पॉइंट लिखने हैं। तो कौन कौन से पॉइंट है भाई? सबसे पहली बात, रेगुलेशन के जो पॉइंट्स है काफी सारे हैं, लेकिन आपने सबसे पहले ध्यान रखना है। तो सबसे मेन चीज है, जो ब्रोकर है और सब ब्रोकर है ना, उनको ये क्या करता है क्लास, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कराता है। जितने भी ब्रोकर्स हैं या सब ब्रोकर है, ब्रोकर के नीचे जो काम कर रहे हैं लोग, उन सबका रजिस्ट्रेशन चाहिए भाई सेबी से। विदाउट रजिस्ट्रेशन वो ब्रोकर नहीं बन सकते। म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का काम जो है वो भी सेबी का है। सेबी क्लास स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर्स, इन सबको मैनेज करता है। इनके लिए रूल रेगुलेशन बनाता है। कंपनीज के टेक ओवर में सेबी जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। जब कंपनी का टेक ओवर कराना हो, ऑडिट कराना हो कंपनी का, ये वाला काम होता है। इसके अलावा क्लास आप जो भी फॉलो नहीं कर रहा है इस चीज को, उनके ऊपर फाइन लगाना, पेनल्टी लगाना, ये सारे के सारे काम है। तो आप एक काम करना, अगर आपको सेबी के फंक्शन नहीं याद है तो आज आप मेरी इस वीडियो के बाद हाफ एन आवर टाइम निकाल लो, अपनी कॉपी में, बुक में देखो, और मेरे नोट्स में आपको फंक्शंस लिखे मिलेंगे सेबी के, जो रेगुलेटरी फंक्शन है। प्लीज उन रेगुलेटरी फंक्शन को क्लास बिल्कुल अच्छे से फॉलो करो। ओके। 11th question. In an interview with a leading news channel, Mr. Rakesh Kwarta, CEO of Get My Job, had suggested that company which want more and more people to apply for job in their organization should make the process of applying for job easier. कहते हैं कि भैया कि अगर आप चाहते हो कुछ ज्यादा लोग आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो भैया अपनी जॉब का जो प्रोसेस है वो आसान रखो, कॉम्प्लिकेट मत रखो, लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे। सिंपल प्रोसेस रखो, एप्लीकेशन फॉर्म सिंपल बनाओ ताकि लोग अप्लाई करें और आप सबसे बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सको, ठीक है। इट इज फॉर द रीजन ही सेड दैट मोस्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव कंपनी टुडे हैव अ शॉर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस. He also said that the application form filled by the candidate is very important as it is the information supplied by the application form which help the manager to eliminating अनक्वालिफाइड एंड अनफिट जॉब सीकर। तो बहुत सारे लोग एप्लीकेशन फॉर्म ही सही से नहीं भर पाते और अच्छे से रेज्यूमे, कहते हैं ना रेज्यूमे इंपॉर्टेंट है आपका, जो वाइवा सॉरी मतलब सीवी है आपका वो इंपॉर्टेंट है। वो बंदा आपकी सीवी को पढ़ के समझ जाएगा कि आपका लेवल क्या है, आप कितने टैलेंटेड हो, कितने स्किल्स आपके पास है। मतलब ये हर केस में संभव नहीं है, बट वो पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाती है आपका क्लास रेज्यूमे देख के, तो वहां से कईयों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए क्लास एक प्रोसेस जो है वो सिंपल रखो ताकि लोग अप्लाई कर सके और आप अनफिट लोगों को वहां से हटा सको। द कंपनी कैन क्रिएट अ मैकेनिज्म दैट अटेम्प्ट टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, लाइक उनका एप्टीट्यूड टेस्ट, मैनुअल क्लास डेक्सेलिटी, मतलब कि उनका दिमागी, मतलब कि वो मतलब अनफिट है मेंटली या फिट है, इस तरीके से देखना हो आपको। इंटेलिजेंस, उनकी पर्सनालिटी, सब चेक। तो ये सब किस प्रोसेस के अंदर होता था? सिलेक्शन में। नेम द प्रोसेस एंड स्टेप, तो भैया सिलेक्शन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? सिलेक्शन प्रोसेस। देखो यार प्रोसेस जानना बहुत आसान है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑब्वियस है क्लास, इन तीनों में से ही कोई एक होगा, आपको बहुत ज्यादा घुसना नहीं है उसके अंदर। इसमें सिलेक्शन की बात की गई है क्योंकि इसमें बोला एप्टीट्यूड टेस्ट, मैनुअली आपको डेक्स्टरिटी चेक करनी है क्लास, यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट चेक करना है। तो यही तो चेक, वही तो टेस्ट होता था ना सिलेक्शन प्रोसेस में। सेकंड पॉइंट जो था, तो सबसे पहला है क्लास सिलेक्शन, और जो प्रोसेस है इसके अंदर वो है क्लास प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, और फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। आगे लिखा है द ऑल्सो द नेक्स्ट 3 स्टेप। तो भाई सिलेक्शन के बाद क्या होता है क्लास? सिलेक्शन के बाद क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। सिलेक्शन के बाद क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद क्या होता है मुझे बताओ? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड,
चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड के बाद जाके कहीं सिलेक्शन डिसीजन होता है। सबसे पहला क्या होता है आपको, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, इसके अंदर 5 टेस्ट होते हैं। दूसरा जो होता है क्लास, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट के बाद होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ठीक है। अच्छा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है, उसके बाद जो है टेस्ट में होते हैं 5 पॉइंट, सॉरी टेस्ट के अंदर होते हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड के बाद जाके कहीं सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। फिर उसका क्लास मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जॉब ऑफर बनता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जितना पूछा गया है आप उतना ही बताओ। अगर आपको इसमें पूछा गया है 3 स्टेप्स, सिलेक्शन के बाद आपने कोई भी 3 स्टेप्स आपको बता देना है, ठीक है। मतलब लाइन बाय लाइन बताना है, प्रोसेस आपको लाइन बाय लाइन ही बताना होता है, उसको लाइन बाय लाइन फॉलो करना है। क्लियर है यहाँ तक? डियर लर्नर्स, आई होप अपनी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। बोर्ड एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सीबीएसई क्लास 10 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए अनअकैडमी की तरफ से स्पेशल ऑफर है फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर आप कोई भी 3 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनअकैडमी का 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको बिल्कुल फ्री। साथ में यही नहीं, मेगा ऑफर चल रहा है अनअकैडमी का, जहां पे एमएच बोर्ड, आईसीएसई 9 10 या आईएससी 11 12 के स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई भी 12 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्स्ट्रा 2 महीने का एक्सटेंशन मिलता है फ्री, यानी 2 महीने और एंजॉय कर पाएंगे उसको। SP10 मेरा कूपन कोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, जाके चेक करो, SP10 कोड यूज करो। आपको अच्छा लगे तो आप 6 to 12 स्टूडेंट्स के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके साथ आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। इसके अलावा आपको नोट्स मिलते हैं PDF फॉर्मेट में, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटी। तो ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लास, वहां जाके SP10 जरूर यूज करना। अच्छा लगे तो क्लास आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। टेक केयर। अब हम आगे चलते हैं क्लास, यहाँ पे वंस लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। वंस लिमिटेड, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले ही प्रिडिक्ट करे थे। और इसके ऑप्शन का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मतलब इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन है और वो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। आप सब बच्चों ने एक वीडियो में कमेंट करा था कि अगर आपका ROI ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो आपको डेट इश्यू करना चाहिए, ROI कम है तो इक्विटी। याद है क्लास? बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको देखो याद भी होगा। अब 12th क्वेश्चन है वो भी पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है। और मैंने, आप मेरी वीडियो उठा के देख लो जाके, मैंने आपसे कहा था कि बेटा मैं गारंटी दे रहा हूं, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन तीनों में से जरूर एक डिसीजन का फैक्टर अफेक्टिंग पूछेगा। जाओ जाके देखो, सैंपल पेपर भी तब रिलीज भी नहीं हुआ था सैंपल पेपर, और आज सैंपल पेपर में देखो सेम यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इट मींस कि मैं जो बता रहा हूं बेटा, मैं कॉन्फिडेंटली बता रहा हूं, आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। ये 11th ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे पास, आपको 11 साल का अनुभव लेके बता रहा हूं। और सोचो यार, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब मैं ये चीज बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं श्योरिटी होगी इसकी आने की। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में बच्चों को बहुत हर्डल आता है, इसीलिए बोल रहा हूँ डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल तो बहुत ही ज्यादा आसान है, वो तो आप आराम से कर लोगे। Once Limited is a large and reputed company which manufacture ventilators after the outbreak of COVID-19। देखो COVID-19 ने इन लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी दी, वेंटिलेटर बनाने के लिए क्लास बहुत सारी डिमांड आई, तो इन्होंने बोला ठीक है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, इससे हमारा रेवेन्यू 40% बढ़ेगा भी। कंपनी चाहती है कि भैया हम लोग नियर फ्यूचर भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं और पीपी किट बनाएंगे, ठीक है। यानी कि पीपी किट बनाएंगे, किसी भी मतलब कि जैसा आपने देखा होगा किट पहन के डॉक्टर्स काम करते हैं, उस तरीके से सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, ये सारी चीजें बनाएंगे जो कोविड में बहुत जरूरी है। द फाइनेंस मैनेजर कंपनी मिस्टर राजीव फील कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी एंड लिक्विडिटी पोजीशन, डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन। तो भैया यहाँ पे जो पूछा है आपने क्वेश्चन को ना, पढ़ने में कभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ये 1 नंबर का है। तो सबसे पहले तुम्हें डिविडेंड डिसीजन क्या है उसको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज डिविडेंड डिसीजन। जो डिविडेंड डिसीजन है बेसिकली वो ये है कि हम अपने प्रॉफिट का, ये हमारा प्रॉफिट है, अब इस प्रॉफिट में से एक अमाउंट तो टैक्स देना ही देना है, हम सबको पता है, इट इज कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट अंडर लॉ, ठीक है। अब उसके बाद जो बाकी पैसा बचेगा उसमें से कितना पैसा पब्लिक को डिविडेंड के रूप में बांटना है और कितना पैसा रिटेन कर लेना है। कंपनी प्रॉफिट को रिटेन क्यों करना चाहती है यार? ऑब्वियस है, कंपनी ने जो मुनाफा कमाया है अगर उसे रखेगी नहीं तो कल को ग्रोथ कहां से करेगी, कल को उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं।
सो इसीलिए डिविडेंड डिसीजन जो है वो ये कहता है कि आपको कितना पैसा पब्लिक को बांट देना है और कितना पैसा आपने क्लास बचा के अपने पास रखना है ग्रोथ के लिए, ताकि आप नियर फ्यूचर जो है वो ग्रोथ कर सको। आगे बात समझ। तो इसमें लिखा हुआ है कि टू फैक्टर्स व्हिच शुड बी कंसीडर्ड बाय वंस लिमिटेड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग डिविडेंड। तो डिविडेंड डिसीजन के लिए आप मुझे बताओ फैक्टर्स, पहले डिविडेंड डिसीजन का मतलब बताना, फिर आप लिखना फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड, राइटिंग अच्छे से लिखना है ना, कोशिश करना कि थोड़ा सा आप चार्ट वगैरह अगर कोई बना सकते हो कहीं पे भी है। अच्छा, दो ही लिखने हैं क्या, टू फैक्टर्स, तो आपको ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझना कि आप ज्यादा लिख दोगे तो कोई भी दो एग्जामिनर सही दे देगा, 5 लिख देंगे सर, जो 2 सही होगा उसके नंबर दे देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला अर्निंग, अर्निंग ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, अर्निंग कम तो डिविडेंड कम। अगला है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ी बात है ग्रोथ, अगर नियर फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो भैया डिविडेंड कम, ध्यान रखना, इसी को आप लैंग्वेज में लिखोगे, ठीक है। और अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो भाई पैसा बांट दो। भैया अगर मुझे फ्यूचर में ग्रोथ करना है तो मैं डिविडेंड पब्लिक को क्या दूंगा, कम दूंगा, मुझे पता है कल को मुझे बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, कल को मुझे कोई बड़ा टेंडर मिलेगा, मुझे वहां पैसा लगाना है, तो हम डिविडेंड कम बांटेंगे। आज हमें पता है कल को हमें कुछ नहीं करना, आप तो क्या करोगे, आप क्यों फिर बचा के पैसा क्या करोगे, कुछ करना नहीं है तो पब्लिक को खुश रखने के लिए डिविडेंड बांटो। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, इसके अलावा क्लास आपकी कैश फ्लो पोजीशन है, कैपिटल मार्केट की कंडीशन है, और इसके अलावा आप कंट्रोल कंसिडरेशन देखना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप कंट्रोल रखो अपने पास, अच्छा पॉइंट है ये, कंट्रोल रखो, आप चाहते हो, नहीं कंट्रोल तो क्लास फाइनेंसिंग के अंदर आएगा, इसमें नहीं है, सॉरी। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के अलावा कैपिटल मार्केट की कंडीशन आप देख सकते हो, है ना, टैक्स रेट आप चेक कर सकते हो, ये सब पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो डिविडेंड डिसीजन यहां पूछा गया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बी केयरफुल, आपको इस हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट। 12th का और क्वेश्चन, और ये हमारे आज की क्लास का होगा आखिरी क्वेश्चन, और इसके साथ हमने खत्म कर दिया है पूरा का पूरा अपना बिजनेस स्टडीज का टर्म 2 का सीबीएसई का सैंपल पेपर। आई होप आपको काफी मदद मिली होगी, आंसर राइटिंग में काफी कुछ सीखा होगा आपने। वीडियो को शेयर जरूर करना क्लास 12th में। अगर आपने सिलेबस अभी तक पूरा नहीं किया तो कंप्लीट सिलेबस ए टू जेड फ्री ऑफ कॉस्ट इन डेप्थ प्यार से अच्छे से एकदम बना के मैंने क्लास प्लेलिस्ट में डाला हुआ है बिजनेस स्टडीज का टर्म 2 का। आराम से देखो क्लास, हार्डली 10 घंटे के अंदर आप पूरा सिलेबस कर लोगे आराम से। नेक्स्ट है, वेदांत लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। अच्छा सुनो मेरी बात, कितना अमाउंट इसके पास है, 10 लाख रुपीज है, और एक शेयर है 100 का, तो मतलब शेयर्स जो है, नंबर ऑफ शेयर्स वो है 10,000 शेयर्स, ठीक है, 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। फॉर द एक्सपेंशन पर्पज, ये तरक्की करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, कंपनी रिक्वायर एडिशनल कैपिटल। तो कंपनी को क्या चाहिए क्लास, कंपनी को क्या चाहिए, एडिशनल कैपिटल चाहिए ऑफ रुपीज कितना क्लास, 5 लाख। कंपनी को ग्रोथ करने के लिए एडिशनल कैपिटल चाहिए जो कि 5 लाख है। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव फॉर रेजिंग द फंड। तो मैनेजमेंट ने फंड को रेज करने के लिए कुछ और अल्टरनेटिव निकाले। तो अल्टरनेटिव 1 जो है वो है क्लास इशू करना 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ, जैसे ये कहते हैं 5,000 शेयर इशू कर दो, तो अगर 5,000 शेयर इशू हो जाएंगे तो यहाँ पे 10 तो पहले से ही थे, 5 और हो जाएंगे, टोटल हो गया 15,000 शेयर। ऑलरेडी 2 क्या है क्लास की, 10% डिबेंचर इशू करेंगे। देखो शेयर इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ जाएंगे, लेकिन डिबेंचर इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर नहीं बढ़ेंगे ना, क्योंकि डिबेंचर इशू किया। लेकिन हाँ कि 5 लाख का अगर डिबेंचर है तो हर साल 10% 50,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे डिबेंचर्स को पार पे इशू किया हो, चाहे प्रीमियम पे, चाहे डिस्काउंट पे, लेकिन हमेशा इंटरेस्ट जाता है फेस वैल्यू पे जो कि 50,000 बनेगा। ओके, यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ नहीं है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो इंटरेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बनेगा, 50,000। द कंपनी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 4 लाख। तो जो कंपनी का प्रॉफिट है, प्रेजेंट अर्निंग जो है वो 4 लाख की है, 4 लाख का अर्निंग है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि कंपनी ने अभी 10 लाख रुपए लगाया है, कंपनी ने अभी लगाया 10 लाख रुपए, राइट, 4 लाख का और अर्निंग है, यानी कंपनी 40% जो है वो क्लास एक तरीके से कमा रही है। लाइक कितना कमा रही है, 40%। कंपनी 5 लाख और लगा देगी यहाँ पे, 5,000 10 100 का एक, तो 5 लाख रुपए और लगाएगी, तो कंपनी की जो कैपिटल बनेगी 15 लाख। तो 15 लाख की कैपिटल पे अब जब 40% आप लगाओगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट आ जाएगा टोटल वो आ जाएगा 6 लाख। बात समझ रहे हो, 15, देखो पहले कैपिटल थी आपकी कितनी, 10 लाख, तो प्रॉफिट था 4 लाख, तो अभी कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख। चाहे आप डेट से इशू करो चाहे शेयर से इशू करो, कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी अब, 15 लाख। तब थोड़ी प्रॉफिट आपका 4 लाख ही रहेगा, तब आपका प्रॉफिट 40% कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए, राइट। तो अब हम दोनों सिचुएशन को एनालाइज करते हैं ध्यान से और अच्छे से समझना, ठीक है। सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 यहाँ पे लिखता हूं मैं, मतलब आपको ये बताना है कौन सा सिचुएशन आपको प्रेफर करना चाहिए।
तो मैंने आपसे क्या कहा था उसी को मैं बना के दे रहा हूँ। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है अब 6 लाख हो गई है, पहले 4 लाख थी, कैपिटल 10 लाख था, अब कैपिटल 15 लाख है, चाहे डेट हो चाहे इशू। कैपिटल एम्प्लॉयड में तो आप सब जानते हो कि शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट आता है, तो डेट भी कैपिटल एम्प्लॉयड का ही पार्ट बनेगा। अब पहले केस में तो भैया कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दूसरे केस में इंटरेस्ट है 50,000, तो ये आएगा प्रॉफिट क्लास बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे ये पूरा 6 लाख आएगा, और यहाँ पे कितना है क्लास आएगा 5,50,000। अब इस क्वेश्चन में टैक्स जो है वो 50% है, तो इसका जो 50% है, उसका जो 50% है वो कितना क्लास आएगा, यहाँ पे 6 लाख का 50% आएगा 3 लाख। तो ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी आ जाएगा आपका 3 लाख। और यहाँ पे जो आपका 50% आएगा वो आएगा 2,75,000, तो ये बचेगा 2,75,000। यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 15,000 शेयर्स है, 3 लाख का प्रॉफिट है, 15,000 शेयर्स हैं, अर्निंग पर शेयर निकल के आएगा 20 रुपए, हर शेयर ने 20 रुपए कमाया। लेकिन यहाँ पे 10,000 ही शेयर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे डेट इशू हुआ है ना कि शेयर इशू हुआ है, तो ये आएगा 27 रुपए 50 पैसे। तो आप मुझे बताओ क्लास कि डेट इशू करने से ईपीएस बढ़ रहा है या घट रहा है? डेट अगर हम इशू करते हैं तो ईपीएस बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो यार ईपीएस तो बढ़ रहा है, तो इसीलिए कंपनी को क्या प्रिफर करना चाहिए, ऑल्टरनेटिव टू। कंपनी शुड प्रिफर, आप लिखोगे आंसर में लिखोगे, कंपनी शुड प्रिफर ऑल्टरनेटिव नंबर 2 एज वी एड मोर डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर आर ईपीएस शोज इंक्रीजिंग। ठीक है, हमारा ईपीएस बढ़ रहा है तो भैया हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, हमारे शेयर को फायदा हो रहा है शेयर होल्डर को, तो हम डेट इशू करेंगे। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने इतनी मेहनत करी लेकिन आपने हमें तो शॉर्टकट सिखाया था। क्या सिखाया था कि सर देखो सीधी सी बात है, अगर आप निकालो आपका आरओआई कितना है, तो सर आपने बोला आपका जो आरओआई है वो 40% है और जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। सर या तो आपने पहले ही सिखा रखा था एक लाइन में कि अगर आरओआई ज्यादा है तो डेट इशू करो, तो सर आरओआई तो ज्यादा है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो डेट इशू करो, खत्म बात। लेकिन देखो इसमें आप आंसर्स को ना एक लाइन में प्रेजेंट कर देते, तो क्लास एक लाइन में प्रेजेंट करके आपको आंसर करोगे तो क्या 5 में मिलेंगे? नहीं। तो इसमें क्वेश्चन बोला शो वर्किंग्स। तो हाँ, ये आप जानते पक्का हो कि इस क्वेश्चन में ऑल्टरनेट 2 को सिलेक्ट किया जाएगा, बिकॉज अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, सर ये 40% कैसे है, ये रहा प्रॉफिट बिफोर इंस्टेंट टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, तो ये 40% आ गया। तो 40% आपका आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अगर आरओआई ज्यादा है तो भैया सीधी सी बात है डेट इशू किया जाएगा, तो इसका मतलब इसका ऑल्टरनेटिव 2 को सिलेक्ट करना है। ओके, तो इस तरीके से पेपर आपका बहुत प्यार से हो जाएगा, बहुत तगड़ी वाली रिवीजन, वन शॉट रिवीजन, केस स्टडी का रिवीजन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आगे पूरा का पूरा चलता रहेगा आपके साथ टिल एंड, टिल एग्जाम तक, एग्जाम के आखिरी दिन तक बना रहूंगा। बस आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, सीरियसली इन सब क्वेश्चनों को बनाओ। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को अपने क्लासमेट तक शेयर करो, लाइक कमेंट जरूर करना है क्लास, कोई वीडियो मिस मत करना, बिकॉज अब जो टाइम है लास्ट का, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद वीडियोस आ रही हैं, बहुत सोच समझ के कि कम से कम आपको बताया जाए और ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर आए। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्लास पढ़ के जरूर आना।